कि जो यूनिट ऑफ हीट है वो कैलोरी होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल्स का होता है, ये क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, अब क्या है, अगली चीज बिल्कुल ध्यान से समझिए। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो 1 जूल होता है वो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, मैंने आपको ये डिराइव करके दिखाया था पिछले लेक्चर में, जब हम लोग जूल और अर्क को कन्वर्ट कर रहे थे ना, तब मैंने आपको बोला था कि आप केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर नहीं बोलते, आप इस पूरे को जूल बोलते हो। तो वो क्वेश्चन में अभी भी लिख के बता रहा है, वेयर 1 जूल इज केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पहला जो चीज आप देख रहे हैं, पहला लाइन, वो क्या देख रहे हैं कि एक कैलोरी के बारे में बात कर रहा है कि कैलोरी जो है वो यूनिट ऑफ हीट है, वो मैंने लिख दिया। दूसरी चीज क्या बात कर रहा है, एक कैलोरी 4.2 जूल्स के बराबर होता है, मैंने वो भी लिख दिया। और जो जूल्स होता है उसका उन्होंने यूनिट भी लिख दिया कि जूल्स एक्चुअल में दिखता कैसे है, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर को आप 1 जूल्स बोलते हैं। ये सब चीज आपको बोल दी गई। इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो यहां से लेके यहां तक आप लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलता है जरा देखते हैं। अ डिस्टेंट सिविलाइजेशन, डिस्टेंट सिविलाइजेशन का मतलब यह है कि किसी और दुनिया में, सिविलाइजेशन मतलब कहीं और, एक डिस्टेंट सिविलाइजेशन मतलब कहीं और किसी दुनिया में एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाता है। क्या बोल रहा है, अ डिस्टेंट सिविलाइजेशन इंप्लॉयज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which unit of mass, unit of length and unit of time are taken as alpha kg, beta meter and क्या, गामा सेकेंड्स। बताता हूं मैं आपको क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाहता हूं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे हम लोग एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। एसआई यूनिट के अंदर अगर मुझे मास को नापना है तो मेरे लिए स्टैंडर्ड यूनिट है 1 kg। अगर मुझे लेंथ को नापना है तो मेरे लिए स्टैंडर्ड है 1 मीटर। और अगर मुझे टाइम को नापना है तो मेरे लिए स्टैंडर्ड है 1 सेकेंड। ये ऐसा यूनिट में मेरी दुनिया में ऐसा होता है। पर क्वेश्चन बोलता है किसी और दुनिया में जाओ, इन अ डिस्टेंट सिविलाइजेशन में जाओ, और उस डिस्टेंट सिविलाइजेशन में वो कहता है कि जो मास है उसको बोला जाएगा अल्फा केजी। देखो लिखा हुआ है, इन अ डिस्टेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉयज अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर अल्फा केजी। लेंथ का क्या है, बीटा मीटर, और टाइम का क्या है, गामा सेकेंड्स। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देखो गामा सेकेंड्स, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मास का स्टैंडर्ड यूनिट 1 kg है, लेंथ का 1 मीटर है, टाइम का 1 सेकेंड है। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे यहां अल्फा केजी है, बीटा मीटर है, गामा सेकेंड है। हमने बोला ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है। क्वेश्चन आगे क्या कहता है आप लोगों से, क्वेश्चन आगे कहता है ऑल्सो जे प्राइम। जे प्राइम मतलब जे डैश भी कोई कोई पढ़ते हैं, मैं प्राइम पढ़ता हूं। ऑल्सो जे प्राइम इज देयर यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, हमारे ऐसा यूनिट में जो यूनिट है एनर्जी का वो है जूल। उन लोगों में क्या है, उन लोगों में क्या है, उन लोगों में है जूल प्राइम। नया होगा ना, अगर ये लोग बदल जाए, तो अगर ये लोग बदल गए हैं तो आपको जूल थोड़ी बोलेंगे। जूल कब मिलता है, जब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करते हो, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर को जूल बोला जाता है। पर यहां पे केजी नहीं है, यहां पे अल्फा केजी है, यहां पे मीटर नहीं है, यहां पे बीटा मीटर है, सेकेंड नहीं है, गामा सेकेंड है। तो कैसे जूल्स आएगा, इसलिए जूल प्राइम वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल प्राइम इज देयर यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहिए उसको, what will be the magnitude of calorie in their units? What will be the magnitude of calorie in their units? मतलब क्या, हमारे यूनिट में कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल्स।
मतलब हमारे उसमें 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, यानी कि 1 कैलोरी हमारे लिए है 4.2 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। बराबर है कि नहीं? 1 कैलोरी कितनी होती है हमारे यहां पे, हमारे दुनिया में 1 कैलोरी कितनी है? 4.2 जूल्स की हमारी 1 कैलोरी। और जूल्स को कैसे लिखते हैं? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसलिए मैंने क्या लिखा? 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स के बदले मैंने लिखा केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। वो क्या पूछता है? वो पूछता है कि उस वाली दुनिया में 1 कैलोरी कितने की होगी। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन समझाएगा? बोलो। सब लोगों को क्वेश्चन समझाएगा। रिप्लाई ऑल ऑफ यू। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। क्वेश्चन समझा है क्या? सब लोगों को क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह से बात को समझना है, ठीक है? क्या बोला गया है? एक हमारी दुनिया है, एक दूसरी दुनिया है। हमारी दुनिया में मास को 1 केजी बोलते हैं, लेंथ को 1 मीटर बोलते हैं, टाइम को 1 सेकेंड बोलते हैं। 1 कैलोरी को 4.2 जूल्स बोलते हैं, या 1 कैलोरी को 4.2 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। ये सब हमारी दुनिया में कमाल है, ठीक है? दूसरे वाले दुनिया में मास का यूनिट अल्फा केजी है, लेंथ का यूनिट बीटा मीटर है, टाइम का यूनिट गामा सेकेंड है, और हमें बताना है कि 1 कैलोरी कितने की होगी, ठीक है? तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। क्या है हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच? बिल्कुल ध्यान से समझिए। हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच ये है कि हम लोग वापस यहां पे 2 टीम बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने कल 2 टीम बनाई थी, अगर आपको 2 टीम कल की याद आएगी, तो आज भी हम 2 टीम बनाने वाले हैं, ठीक है? जो आज हम 2 टीम बनाने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे? जो एसआई वाली टीम होगी उस टीम को हम लोग 1 नाम देंगे, और जो डिस्टेंट सिविलाइजेशन वाली टीम है उसको हम लोग 2 नाम देंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे आपने पिछले लेक्चर में 2 टीम बनाई थी, जैसे आपने जूल्स की एसआई टीम को आपने 1 दिया था, सीजीएस वाली टीम को आपने 2 दिया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद देगा। यहां पे सीजीएस वाली टीम नहीं है, यहां पे कोई और ही टीम है, तो हम लोगों ने उस कोई और टीम को ही हम लोगों ने 2 नाम दे दिया। तो अगर हम लोग किसी और टीम के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो वो 2 में लिखेंगे, और इस वाली टीम में लिखेंगे तो 1 में लिखेंगे, ठीक है? तो अब जरा ध्यान से समझना मैं कैसे लिखूंगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझना मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है? पहली वाली टीम का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, पहली वाली टीम का अगर डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन किसका लिखना पड़ेगा? एनर्जी का लिखना पड़ेगा। डायमेंशन किसका लिखना पड़ेगा? एनर्जी का। क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो? जूल्स में की बात कर रहे हो। जूल्स किसका ऐसा यूनिट है? एनर्जी का ऐसा यूनिट है, ठीक है ना? तो हमें बात करना पड़ेगा जूल्स के यूनिट्स में बात करना पड़ेगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह से बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है? अच्छी तरह से मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। कैसे करोगे आप? 1 कैलोरी इज दिस मच। 1 कैलोरी दूसरे वाले यूनिट में कितना होगा हमें यह बताना है। M1। अच्छा, मैं ये पूछना भूल गया, आपको डायमेंशन ऑफ एनर्जी आता है? डायमेंशन ऑफ एनर्जी आता है M1L_T। बताओ मेरे को डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितना होता है क्लास? जल्दी बताओ, डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितना होता है? M1, आगे बोलो। M1L का पावर 2, T का पावर -2। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। इक्वल टू साइन डालो, ठीक है? वापस लिखो M1L2T-2,
और मैंने तुम्हें अभी अभी क्या सिखाया, ये टीम किसकी 1 1 1, ये टीम किसकी 2 2 2। आई होप सबको बात समझ में आ रही है। हम लोग को कल के लेक्चर का सब चीज इस्तेमाल करना है, हमको कल के लेक्चर का हर एक चीज इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हर एक चीज को ध्यान से अच्छे से समझना है, ठीक है, हर एक चीज को ध्यान से अच्छे से समझना है। ये मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ये मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ एनर्जी, जैसे कल भी आप ऐसे ही कर रहे थे। यहां पे मैंने 111 लिखा क्योंकि ये जूल्स वाली टीम को बिलोंग करते हैं, यहां पे मैंने 222 लिखा क्योंकि ये डिस्टेंट सिविलाइजेशन वाली टीम को बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने डायमेंशन लिखा है ये मैंने एनर्जी का लिखा है, पर यहां पे कितनी एनर्जी है अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हमें यह बताना है कि डिस्टेंट सिविलाइजेशन के अंदर, हां आ रहे एक्स पे आ रहे, 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 ठीक है। एक्स यहां पे लिखना आ रहा हूं मैं, पहले तुम्हें यह समझा कि नहीं समझा, पहले मुझे वो पूछने का था, इसलिए मैं वेट कर रहा था। m1l2t-2 m1l2t-2 is the dimension of energy 11112222 आपने पुटअप कर दिया, ठीक है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझिए। जो लोग x लगाने के लिए बोल रहे थे, जो लोग ये बोल रहे हैं कि x लगाओ, उनके लिए मेरा क्या कहना है, मेरी बात अच्छे से समझो। पहले मैं वापस लिख देता हूं नए पेज पे, वन 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 टू टू टू। जो लोग भी x लगाने के लिए बोल रहे हैं, यहां पे हम लोग x लिखते हैं, जो लोग भी x लगाने के लिए बोल रहे हैं, मैं आपको ये रिमेंबर करना चाहता हूं कि क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन फैक्टर नहीं पूछा है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कन्वर्जन फैक्टर कितना है। ये जो x होता है, ये जो x आप पिछले लेक्चर में लगाते हो, ये x आपको कन्वर्जन फैक्टर बताता है। यहां पे आप कन्वर्जन फैक्टर नहीं निकाल रहे हो। आप जो यहां पे x लगाने के लिए मुझे कह रहे हो, ये x होता क्या है। पिछले दो एग्जांपल से मैंने आपको क्या बताया था, पिछले दो एग्जांपल में मैंने बताया था डायन को आप कन्वर्ट कर रहे हो, न्यूटन को आप कन्वर्ट कर रहे हो डायन में। आ रही बात समझ में? यस। फिर आप यहां पे लास्ट लेक्चर में क्या जूल को कन्वर्ट कर रहे हो अर्ग में। यहां पे क्या आपको कन्वर्जन फैक्टर पूछा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे कन्वर्जन फैक्टर पूछा है तो आपको अभी तक से क्वेश्चन ही नहीं समझा है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कन्वर्जन फैक्टर। क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है क्या कि कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करके बताओ? नहीं। क्वेश्चन चाहे तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं, पढ़ो। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी इन देयर यूनिट? क्वेश्चन पढ़ा आपने, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी इन देयर यूनिट। क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन थोड़ी बोलता है कि आपको कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है। पर फिर भी हम लोग मेथड वही यूज कर रहे हैं, हम लोग मेथड वही यूज कर रहे हैं, हम लोग मेथड चेंज नहीं कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द सेम मेथड। बस यहां पे एक्स नहीं आना चाहिए, बिकॉज एक्स तो कन्वर्जन फैक्टर है, वो पता नहीं लगाना है, पर मेथड सेम है। तो पता कैसे लगाना है, पता कैसे लगाना है? अगर आप नोटिस कर रहे हो, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहां पे जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 4.2। इनिशियल कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड है, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है हमारी दुनिया में, वो 4.2 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर है। और यहां का मैग्नीट्यूड कितना है हमें वो पता करना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं जरा आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। इन सब चीजों को सॉल्व करने के पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल पेज नंबर 3, ठीक है। आपकी दुनिया में मास 1 केजी यूनिट रखता है, आपकी दुनिया में लेंथ 1 मीटर रखता है, और आपकी दुनिया में टाइम 1 सेकेंड रखता है। आपकी दुनिया में आपकी दुनिया में एक कैलोरी 4.2 जूल्स की होती है, और आपकी दुनिया में एक कैलोरी 4.2 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर की होती है, ठीक है। ये हमारे पास
हमारी दुनिया में कमाल हो रहा है। साक्षी, मैं आपका डाउट सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सब लोगों को समझा रहा हूं। आई एम नॉट सॉल्विंग योर डाउट, आई एम टेलिंग, सब लोगों को मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये है हमारी दुनिया। अब हम जाते हैं किसी और दुनिया में, मेंटोस दुनिया। मेंटोस सुना है आप लोगों ने? एक ऐसा चॉकलेट है गोल कलर का, ऐसे खाने का, उसको ठंडा ठंडा लगता है। मेंटोस की दुनिया। मेंटोस की दुनिया में अगर आप जाओगे तो वहां के लोग क्या बोलते हैं पता है? वहां के लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे मास का यूनिट है 2 kg, हमारे लेंथ का यूनिट है कितना, 2 मीटर, और हमारे टाइम का यूनिट है कितना, 2 सेकेंड। मतलब मैं आपको समझाता हूं, क्या होगा पता है क्या? आप हमारी दुनिया में जिस चीज को 1 किलो बोलते हो ना, उनकी दुनिया में उसी को 2 किलो बोलते हैं। बात को समझो, वॉट इज द चेंज इज दैट हमारी दुनिया में अगर आप 1 किलो आलू खरीद रहे हो, अगर आपने हमारी दुनिया में ये वजन है और इस वजन पे 1 किलो आलू रखे हुए हैं, और उस वाली दुनिया में भी वजन पे आलू रखे हुए हैं, तो हमारी दुनिया में ये 1 किलो बोला जाता है, पर उनकी दुनिया में उसी को 2 किलो बोला जाता है। मनीष मेरे भाई सो जाना, मनीष सो जा। किस लिए लेक्चर अटेंड कर रहे हो? सो जाओ। इतनी नींद आ रही है तो क्यों लेक्चर अटेंड कर रहे हो भाई? सो जाओ ना। चलो, मनीष को हम लोग ने सोने के लिए छोड़ दिया, वो अभी ग्रुप से निकाल दिया, वो सोएंगे, आराम से सोएंगे मनीष, ठीक है। चलो आप लोग तो सो नहीं रहे ना? हाँ, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझो, हमारी दुनिया में आपके लिए जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड वो 1 किलो का स्टैंडर्ड है। उनकी दुनिया में स्टैंडर्ड ही 2 किलो का है। मतलब हमारी दुनिया का 1 किलो, उनकी दुनिया का 2 किलो है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पर क्वांटिटी सेम है, अगर हमारे यहां पे 1 किलो में 4 आलू बैठते हैं, तो उनके यहां भी 4 आलू बैठते हैं, पर उस 4 आलू को आप 2 किलो, मतलब ऐसा करो कि आपने हमारी दुनिया में इसको मेजर किया पॉलिथीन में, दूसरी दुनिया में लेके गए और उनकी दुनिया में पूछा बताओ ये आलू कितने हैं, तो वो उनकी दुनिया में बोलेंगे ये 2 किलो आलू है, पर आप बोलोगे हमारी दुनिया में तो 1 किलो है। ये पंगा क्यों हो रहा है? ये पंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ही अलग है। उनके हिसाब से हमारा बेसिक यूनिट 1 किलो नहीं है, हमारा बेसिक यूनिट 2 किलो है। तो अगर आपने 1 किलो का आलू हमारे दुनिया में नापा, पॉलिथीन में भर के उनकी दुनिया में लेके गए, तो उनकी दुनिया में हमारा 1 किलो का आलू को 2 किलो बोलते हैं। किसी को बात समझ में आ रहा लफड़ा क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द लफड़ा? हमारे दुनिया के 1 किलो आलू को अगर उसकी दुनिया में लेके जाओगे, तो वो हम उसकी दुनिया में वही 1 किलो आलू को 2 किलो बोलेंगे। बोलो नहीं समझ में आया क्या? अभी किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? एब्सोल्युटली करेक्ट आनंद, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझा? अब जरा इसको देखो, ऑल ऑफ यू हैव टू सी दिस। चलो अब जरा इसको देखो, टाइम फास्ट नहीं हुआ है, आपके घड़ी में जो 1 सेकंड बचता है ना, आपके घड़ी में 1 सेकंड बचता है, उसको वो लोग बोलते हैं 2 सेकंड बच गया। तो उनके सोसाइटी के हिसाब से आपको लगेगा कि 2 सेकंड बच गया, पर बचा 1 सेकंड ही है। तो अभी अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, तो हमारी दुनिया में जिसको 1 किलो बोलते हैं, उनकी दुनिया में उसको अल्फा किलो बोलते हैं। अब वो अल्फा कुछ भी हो सकता है ना, जैसे इधर मैंने अल्फा की वैल्यू 2 ले ली, कुछ भी हो सकता है वो। पर आपको यह समझना है कि हमारा स्टैंडर्ड 1 है, 1 यूनिट है, हमारा स्टैंडर्ड 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड। उनके यहां पे ऐसा नहीं है, उनके लिए स्टैंडर्ड अल्फा kg, बीटा मीटर, गामा सेकेंड है। आपके लिए हर चीज 1 1 1 है, उनके लिए जरूरी नहीं 1 1 1 है।
बोलो बोलो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? बोलो। ये एग्जाम्पल से समझा लफड़ा क्या है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया में अगर एक कैलोरी इतनी है, तो उनके दुनिया में एक कैलोरी कितनी की होगी? कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? एक कैलोरी उनकी दुनिया में कितनी होगी? सोच के देखो, सोच के देखो, एक कैलोरी उनके दुनिया में कितनी होगी? पुट करना पड़ेगा आपको, पुट करना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। उनके दुनिया में एक कैलोरी होगी 4.2 जूल प्राइम। उनके दुनिया में एक कैलोरी होगी 4.2 जूल प्राइम, बराबर है। हमारी दुनिया में है 4.2 जूल, उनके दुनिया में होगी 4.2 जूल प्राइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक कैलोरी, जूल प्राइम उनका कितना होगा? उनका जूल प्राइम कितना होगा? हमारा जूल है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, उनका जूल प्राइम कितने का होगा? उनका जूल प्राइम होगा 2 kg इंटू 4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड का स्क्वायर इंटू, सामने 4.2 लिखना मत भूलना। नोटिस किया मैंने क्या किया? नोटिस किया? अगर हमारा 1 किलो उनका 2 किलो है, तो केजी का केजी लिखा मैंने, केजी के बदले 2 किलो लिखा। यहां पे 1 किलो लिखा हुआ है, यहां पे 1 किलो लिखा हुआ है, वन नहीं दिख रहा आपको, आपको यहां पे वन नहीं दिख रहा, पर यहां पे 1 किलो लिखा हुआ है। यहां पे 1 मीटर स्क्वायर लिखा है, यहां पे 1 सेकेंड स्क्वायर लिखा है, वन लिखा नहीं है, पर आपको दिख रहा है कि यहां पे वन है। थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करके दिखाओ। 4.2 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है यहां पे। बस आपको वन 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 दिखाई नहीं दे रहा। अब यहां पे वन नहीं है, तो आपको पता चलेगा ना, वन नहीं है तो लफड़ा होने वाला है। कैसा लफड़ा होने वाला है? यहां का स्टैंडर्ड 2 किलो का है, तो यहां पे मैंने 2 किलो लिखा, यहां पे 1 किलो लिखते थे। यहां पे 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहां पे 2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे 1 सेकेंड स्क्वायर है, तो यहां पे डबल है, 2 सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड का स्क्वायर है ना, सेकेंड का स्क्वायर मतलब 4 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझा? अभी समझा? इसको इसको देख के समझा? बोलो बोलो बोलो, समझा? मैं न्यूमेरिकल चालू ही नहीं करने वाला हूं। हाउ कैन वी अज्यूम दैट जूल डैश इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 4.2 इन मेंथोस वर्ड? अरे अरे बाबा, अगर तुम्हारा यहां पे 4.2 है, तो यहां पे भी 4.2 ही रहेगा ना। अब ये बदलेगा, अभी बदलेगा, स्टैंडर्ड अभी बदलेगा। फाइनल आंसर देखो अभी, आयुष अभी फाइनल आंसर नहीं आया, अभी फाइनल आंसर आएगा। हमने यहां 4.2 रखा, यहां पे भी 4.2 रखा, अभी फाइनल आंसर में आपको समझेगा ना, 4.2 भी बदल जाएगा। दिखाओ 4.2 बदल के दिखाओ। ये देखो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे भाई? ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाउ मच इज 4.2 इंटू 2 क्लास? हाउ मच इज 4.2 इंटू 2? बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? और कॉमन सेंस था, वो कॉमन सेंस था, इतना सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं था मेरे को। अगर हमारी दुनिया का डबल उनकी दुनिया में है, तो 4.2 का डबल ही आएगा, कॉमन सेंस है। अभी भी नहीं समझ रहा तो भाई टेंशन वाला काम है। बोलो बोलो, आर यू गेटिंग? क्वेश्चन क्या है? अभी तक से क्वेश्चन ही चालू नहीं किया, हमारा क्वेश्चन ही चालू नहीं किया मैंने। सबको समझा लफड़ा किधर है? खाली तुम्हें ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आता? बच्चे लोग को ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आता? बच्चे लोग को ये क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि वो अल्फा बीटा गामा बोलता है, तो बच्चों को टेंशन आता है। बच्चों को लगता है अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा नंबर है, कुछ भी नंबर मान लो, कुछ भी नंबर मान लो, क्या फर्क पड़ता है तुम लोग को? अगर सब लोग का यस आएगा तो क्वेश्चन चालू करता हूं। बोलो, यस है? चालू करूं? बहुत ही बढ़िया। अब एक और चीज तुम्हें समझी है ना, एक और चीज तुम्हें समझी है ना, कि यहां पे कन्वर्जन फैक्टर नहीं निकालना है।
यहां पे कन्वर्जन फैक्टर नहीं निकालना है, एक और चीज तुम्हारे दिमाग में रखो, ठीक है ना, यहां पे कन्वर्जन फैक्टर नहीं निकालना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से बात को समझो। क्या करना पड़ेगा पता है क्या, यहां पे और यहां पे, ये वाली कौन सी दुनिया है, ये वाली हमारी एसआई यूनिट की दुनिया है, और ये वाली कौन सी दुनिया है, ये वाली हमारी दुनिया है डिस्टेंट सिविलाइजेशन वाली। इस बंदे के साथ, इस बंदे के साथ अगर आप नोटिस करोगे तो इस बंदे के साथ हम लोग n1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस बंदे के साथ n2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई किया वो भी समझाता हूं, क्या मल्टीप्लाई किया वो भी समझाता हूं, ठीक है ना। अनुराग पूछ रहे हैं अल्फा बीटा गामा को कोई भी नंबर मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं, पर क्वेश्चन में नहीं मानना है। क्वेश्चन में फाइनल आंसर अल्फा बीटा गामा के इसी में निकालना है, क्वेश्चन में फाइनल आंसर अल्फा बीटा गामा के उसमें ही निकालना है। अरे आपको बात समझ में, क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा कुछ पुट नहीं करना है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा कुछ पुट करो। मैंने आपको मेंटोस की दुनिया में ऐसे एग्जांपल दिया कि मान लो कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कुछ ना कुछ है, ताकि आपको एक आइडिया आए कि मेंटोस की दुनिया और हमारी दुनिया में क्या फर्क है। हमारी दुनिया में कुछ भी होता है, मेंटोस की दुनिया में उसको डबल माना जाता है। हमारे दुनिया का 1 किलो का आलू, वही 1 किलो का आलू मेंटोस की दुनिया में 2 किलो माना जाएगा। समझ में आया अनुराग, क्लियर है, हाँ समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ये डायमेंशन मैंने लिखा है हमारी दुनिया के जूल का, उसके साथ मैंने 4.2 मल्टीप्लाई किया है, n1 4.2 का रोल प्ले करेगा। यहां पे मैंने n2 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उनकी दुनिया में ये कितना आएगा। जैसे यहां पे फाइनल आंसर 8.4 आया था, मुझे नहीं पता कि इनकी दुनिया में फाइनल आंसर कितना आएगा, इसलिए मैंने उसको कितना मान लिया, मैंने उसको n2 मान लिया। वापस मैं रिपीट करता हूं, दिस इज लाइक 4.2, ये कैसे दिख रहा है मैं आपको बताता हूं। दिस इज लाइक 4.2 जूल, ये पूरा जूल का डायमेंशन है, इक्वल टू नहीं पता इनटू जूल प्राइम। ये ऐसे दिखाई दे रहा है, जो आपको यहां से फीलिंग आई। ये देखो, ये था 4.2 इतना ये, और मुझे नहीं पता कि इधर कितना है। ये 8.4 तो मैंने पूरा सॉल्व करके निकाला ना, तो इसलिए इस चीज को मैं n2 पकड़ रहा हूं, n2 जूल प्राइम, और ये क्या है, ये है n1 जूल। सो इंस्टेड आप समझ पा रहे हैं कि इस चीज को मैंने ऐसे लिखा है, 4.2 को n1 मान लिया, जूल का डायमेंशन यहां पे है, n2 मुझे नहीं पता, और इस चीज को मैं जूल प्राइम मान रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, इसको ध्यान देना, ये स्टेप को आपको ध्यान देना। तो यहां पे क्या आएगा, n1 ब्रैकेट m बाय m ब्रैकेट l बाय l ब्रैकेट t बाय t ब्रैकेट इज इक्वल टू n2। आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया, अगर आपको कल का लेक्चर समझा है, 1 1 1 2 2 2 एंड द होल पावर इज 1 2 -2। किसी को समझा मैंने क्या किया, किसी को समझा मैंने ये स्टेप से ये स्टेप में क्या किया, मैंने इस पूरे के पूरे डायमेंशन को उठा के नीचे लेके आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड, कल का लेक्चर याद है आप लोगों को। इस पूरे डायमेंशन को उठा के मैं नीचे लेके आ गया और n2 अकेला कर दिया, क्योंकि मुझे n2 में इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट n2 में है। मुझे यह जानना है कि उनकी दुनिया में कितना होता है, उनकी दुनिया में कितना होता है, मुझे n2 चाहिए। फिर मुझे आपको याद होगा, अगर m1 और m2 का पावर सेम है, अगर m1 और m2 का पावर सेम है, तो m1 और m2 साथ में लिखा, होल पावर 1 कर दिया। l1 और l2 का पावर सेम है, होल पावर 2 कर दिया। t1 और t2 का पावर सेम है, होल पावर -2 कर दिया। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब क्या, अब क्या, हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया में m1 कैसे नापा जाता है, सोच के देखो। हमारी दुनिया में m1 नापा जाता है 1 kg, है ना, है ना। ये देखो, हमारी दुनिया में m1 1 kg, बराबर है कि नहीं। उनकी दुनिया में कैसा नापा जाता है, बताओ उनकी दुनिया में कैसा नापा जाता है। उनकी दुनिया में अल्फा kg बोलते हैं, होल पावर 1, बराबर है ना। भूलना नहीं, भूलना नहीं,
उनकी दुनिया में अल्फा केजी बोलते हैं मास को, हमारी दुनिया में 1 kg बोलते हैं। ठीक है, भूल जाओ टेक्स्ट बुक क्या कर रहा है, भूल जाओ। इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक को बाजू में रखा है। मैंने टेक्स्ट बुक को बाजू में क्यों रखा है, ताकि मैं तुम्हें यह बता सकूं कि वो बंदा क्या कर रहा है। भूल जाओ, आसान तरीका समझो, जो नॉलेज है वो लगाओ। वो लेता है ए, लेता है वो, लेता है बी, भूल जाओ। मैं जो कर रहा हूं वो करो। बताओ हमारी दुनिया में लेंथ कैसे नापते हैं? बोलो बोलो, हमारी दुनिया में लेंथ कैसे नापते हैं बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कितना? 1 मीटर। हाँ, उनकी दुनिया में डिस्टेंट सिविलाइजेशन में बीटा मीटर। हमारी दुनिया में टाइम 1 सेकेंड, उनकी दुनिया में टाइम गामा सेकेंड, होल पावर -2 n2। केजी में केजी कैंसल, मीटर में मीटर कैंसल, सेकंड में सेकंड कैंसल। n1 कितना है? 4.2। आपको पहले से पता है n1 4.2 है। ये अल्फा है, यहां पे बीटा का स्क्वायर है, और यहां पे गामा का पावर -2 है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अल्फा डिनोमिनेटर में है, बीटा भी डिनोमिनेटर में है। अगर गामा की पावर -2 है तो ऊपर जाने के बाद गामा का स्क्वायर हो जाएगा। तो गामा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा एंड बीटा का स्क्वायर is your n2, and you can check the final answer of your test book. It's exactly same. और आप जानते हैं एक्चुअली इनके साथ आना चाहिए जूल प्राइम, n2 जूल प्राइम, n2 जूल प्राइम। भूल जाओ, वो भूल जाओ। लास्ट स्टेप देखा, लास्ट स्टेप देखा, लास्ट स्टेप देखो बिल्कुल अच्छी तरह से। लास्ट स्टेप देखो, ये लास्ट स्टेप यहां से यहां तक देखो, लास्ट स्टेप यहां से यहां तक देखो। किसी को ये, मेरे को लगता है किसी को इसमें तो डाउट नहीं होगा ना, केजी में केजी कैंसिल हुआ, बीट मीटर में मीटर कैंसिल हुआ, ठीक है, और सेकंड में सेकंड कैंसिल हुआ। ये एक सबको समझा रहेगा। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अल्फा नीचे है, अल्फा डिनोमिनेटर में, मैंने अल्फा डिनोमिनेटर में रखा, बीटा डिनोमिनेटर में, पर बीटा का स्क्वायर है, होल पावर स्क्वायर है, इसलिए बीटा को मैंने स्क्वायर पुट किया। इतने में तो किसी को डाउट नहीं आएगा ना। अल्फा नीचे है, नीचे रखा, बीटा नीचे है, नीचे रखा, पर बीटा का स्क्वायर है इसलिए नीचे बीटा का स्क्वायर कर दिया। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, गामा, गामा का पावर -2 है, तो अगर आप लिखते हो 1 गामा का पावर -2, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, गामा का पावर +2, क्योंकि अगर ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना। इसलिए गामा मैंने ऊपर लिखा +2 में। हा या ना? अभी भी कोई है? अभी भी कोई है? बोलो, समझ में आ रहा है क्या सबको? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? पहली बात तो दिमाग से ये निकालो, ये क्वेश्चन कन्वर्जन फैक्टर का है। कन्वर्जन फैक्टर कर लिया बेटा? कन्वर्जन फैक्टर कर लिया? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। अगर अल्फा माइनस में होता साए, तो अगर अल्फा माइनस में होता, ठीक है ना, तो ऊपर जाके अल्फा +1 हो जाता। पर यहां पे अल्फा -1 है क्या? नहीं है ना। अभी देखो, अभी आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। अभी आपको यहां पे कैसे दिखाई दे रहा है, 1/गामा का होल पावर -2, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, 1/गामा का होल पावर -2। तो अभी 1 का होल पावर -2 अपने को कितना आएगा? 1 का होल पावर -2 इज 1, एंड गामा का होल पावर -2 इज गामा -2, एंड गामा का होल पावर -2 ऊपर जाएगा तो वो गामा का +2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व किया मैंने। अल्फा और बीटा का स्क्वायर कैसे हुआ? अल्फा का स्क्वायर किधर हुआ? अल्फा का स्क्वायर आपको किधर दिखाई दे रहा है? अल्फा का होल पावर 1 है, अल्फा का होल पावर 1 है, इसलिए अल्फा का पावर अभी भी 1 है। बीटा का होल पावर 2 है ना, ये देखो ना, बीटा का होल पावर 2 है, इसलिए बीटा स्क्वायर हो गया। बराबर क्या? डन है। सिमिलरली गामा का होल पावर -2 है, सिमिलर गामा का होल पावर -2 है, तो इसलिए -2 होने की वजह से ऊपर चले गया।
आप लोगों ने अच्छी तरह से बात को समझना है, आप लोगों ने अच्छी तरह से बात को समझना है, ठीक है। हमारी दुनिया में 4.2 इंटू जूल होता है, उनकी दुनिया में कितना जूल प्राइम होता है हमें नहीं पता, N2 हमें निकालना था, और वो एग्जाम्पल आपने यहां से अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है। तो अभी N1 के जगह पे आपने 4.2 पहले से पुटअप किया, ठीक है। N1 की जगह पे आपने 4.2 लास्ट में पुटअप किया, इन सब चीजों को सॉल्व किया, आपको फाइनल आंसर आता। बढ़ू, आगे बढ़ू, चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में आपका अच्छी तरह से दिमाग चलाइए। अगर आपको पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स नहीं आते हैं तो बहुत बड़ा टेंशन है, बहुत बड़ा टेंशन है। पावर्स को समझना है, पावर्स को समझना है, ठीक है। अगर ये पावर माइनस में होती, अगर अल्फा की पावर माइनस होती, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो अल्फा का होल पावर माइनस है, मतलब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है 1 अपॉन अल्फा -1। अगर ऐसा होता तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन अल्फा का पावर -1, और ये अल्फा का पावर -1 जाता तो ऊपर +1 आता। पर अल्फा अभी भी नीचे क्यों है, क्योंकि नीचे इसलिए है क्योंकि पावर प्लस में है। तो एक्चुअल में आपके पास स्टोरी में क्या है, 1 अपॉन अल्फा का होल पावर 1। तो आपने क्या किया, 1 बाय अल्फा, खत्म, ऐसे ही रख दिया आपने इसको। किसी को समझ में आया, किसी को समझ में आया? यहां पे मैंने जे प्राइम क्यों लिखा है, वाई हैव रिटन जे प्राइम, क्योंकि N2 इंटू जे प्राइम आता है। ये जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा बंदा N2 है, ये पूरा का पूरा बंदा N2 है, और उन लोगों की दुनिया में जे प्राइम का यूनिट है, क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने जे प्राइम उसके साथ ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर यहां पे जे प्राइम नहीं लिखना है तो मत लिखो, N2 ये पूरा का पूरा है, दिस इज होल N2। जैसे कि यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था, मेंटोस वाली दुनिया का अच्छी तरह से आपने याद रखना है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, और अब हम जा रहे हैं फोर्थ पेज पे, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ हमने डायमेंशन रिलेटेड चीजें पूरी पढ़ ली है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो है क्या, एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। एरर इन मेजरमेंट। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। मैं पीडीएफ भेजूंगा, मैं ग्रुप पे आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जो रेड्यूस सिलेबस का पीडीएफ होगा, ठीक है। उस रेड्यूस सिलेबस के पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि ये सब टॉपिक्स आपके हटा दिए गए, ठीक है। और क्योंकि हम बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्रिक्टली सिर्फ बोर्ड्स का सिलेबस ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो रेड्यूस सिलेबस है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। एंट्रेंस में उसको हटाया नहीं गया है, इन द एंट्रेंस इट हैज नॉट बीन रेड्यूस्ड, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए उसको हटाया गया। और क्योंकि हम लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं इसलिए हम लोग स्ट्रिक्टली वही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं जो अभी आपको दिया गया है। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? हाँ, 25% कट किया गया है, पर क्या क्या टॉपिक कट किए गए हैं उसका एक पीडीएफ है, वो मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूं, आप उसको चेक कर सकते हो। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? आगे बढ़े क्या? ठीक है, सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए, एवरीबॉडी शुड बी हियर। अगला जो टॉपिक है आपका, एरर्स इन मेजरमेंट। बाकी लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर सब चीज बहुत ही बढ़िया रही तो हो सकता है कि मैं आपको फिजिक्स का एंट्रेंस भी पढ़ाऊं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा आगे तो हो सकता है कि आप लोग मेरे साथ फिजिक्स का एंट्रेंस भी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग जो भी सोच रहे हैं, जो भी चीज एंट्रेंस में आती है सब चीज पढ़ाऊंगा फिर, अगर हुआ तो। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अगर हुआ तो, ठीक है। रेड्यूस पीडीएफ ग्रुप पे आएगा। अभी हम टॉपिक चालू कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। अब आपको टॉपिक सुनते ही क्लिक तो हो गया होगा कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। आपने कभी ना कभी किसी भी लैब में जाके
एक्सपेरिमेंट तो किया होगा ना, है ना? ऐसा होता है ना कि 4 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं टीचर लोग और 4 लोगों को बोलते हैं तुम ही एक्सपेरिमेंट करोगे। तो आपके ग्रुप में 4 लोग होते हैं, आप चारों लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, पर टीचर आपको पक्का ये बोलता है कि चारों लोगों को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रुप में से एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो गया, ऐसा नहीं होता। ग्रुप में सब लोगों को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सब लोगों को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ऐसा होता है कि सब लोगों की वैल्यू अलग अलग आती है ना? तो अलग अलग क्यों आ रही है? सब लोगों की वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है? हर एक की वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। आप कोई भी चीज मेजर करते हो, कोई भी चीज मेजर करते हो तो उसमें एरर आ सकते हैं। तो वही हमें पढ़ना है, एरर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहला तरीके का जो एरर होता है उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक एरर। पहले सब लोगों को नाम सुनने हैं, बाद में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है? सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा होता है जो बहुत सारी चीजों से आ सकता है। बहुत सारी चीजों से आ सकता है का मतलब क्या है? जैसे कि पहला, आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाए। इंस्ट्रूमेंटल एरर सबके बारे में बात करेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है, सिर्फ नाम सुन के लेना आप लोगों ने, ठीक है? सिस्टमैटिक एरर सबसे पहला टाइप ऑफ एरर है, उसमें आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की टेक्निक गलत हो सकती है। तीसरा है पर्सनल एरर। तीसरा क्या है? पर्सनल एरर। तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, सिस्टमैटिक एरर को भी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा टाइप का जो एरर आता है उसको बोला जाता है रैंडम एरर, ठीक है? इसको हल्के में नहीं लेना है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आपको एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, ये एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक है? इसलिए आप लोगों ने इस चीज को अच्छी तरह से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर का डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक एरर्स आर दैट errors that are not determined by chance but are introduced by inaccuracy either in the observation or measurement process inherent in the system. इस डेफिनेशन को जरा मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। सिस्टमैटिक एरर कोई ऐसा एरर नहीं है जो बाय चांस आपके पास आ जाएगा। बाय चांस मतलब ऐसी लकीली या कुछ ऐसे छोटी मोटी गलती से आ गया, ऐसा नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल एरर एक ऐसा एरर है जो एक प्रिसाइज्ड एरर है। प्रिसाइज्ड एरर का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज्ड एरर का मतलब यह होता है कि उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। सिस्टमैटिक एरर के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता है, तभी वो आता है। क्या बोलता है आपका सिस्टमैटिक एरर? ध्यान से बात को समझना। अ एरर which are not determined by chance। डिटरमाइंड बाय चांस मतलब क्या? ऐसे बाय चांस नहीं आ जाएगा वो आपके उसमें। इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय चांस बट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इनएक्यूरेसी। ये डेफिनेशन है आपके सिस्टमैटिक एरर का। क्या मतलब है इस चीज का? हिंदी में समझाता हूं, अच्छी तरह से बात को समझेंगे, ठीक है? एक ऐसा एरर जिसका डिपेंडेंसी इनएक्यूरेसी पे है। इनएक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? इनएक्यूरेसी का मतलब हुआ कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत है। क्या ये बाय चांस वाला प्रॉब्लम है? ऐसा है कि बाय चांस ऐसा हो गया? नहीं हो गया। ऐसा है कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही गलत है। आपके टीचर ने आपको बोला था
कि पहले ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो तो एक्सपेरिमेंट सही होगा, पर आपने जो प्रोसीजर है, एक्सपेरिमेंट करने का जो प्रोसीजर है, वो आपने फॉलो नहीं किया। आपने एक्सपेरिमेंट करने का प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया, तो क्या ये बाय चांस हुआ? नहीं हुआ। बाय चांस मतलब क्या ऐसी गलती से कुछ हो गया? नहीं, इसके पीछे एक स्पेशल रीजन है। इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, आपके एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक ही खराब है, या फिर आपने खुद की वजह से कुछ एरर निकाला, आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ एरर है। इसको आप सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। नाम में क्या लिखा हुआ है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं कोई चीज सिस्टमैटिक है, मतलब उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है, उसके पीछे एक डिसिप्लिन है। सिस्टमैटिक एरर बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इसमें गलती पकड़ी जा सकती है, सामने वाला इंसान आपकी गलती पकड़ सकता है। इन तीनों में से एक गलती आपने पक्का की होगी, तब आपके एरर में सिस्टमैटिक एरर आ रहा है। जरा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरह से चीजें होंगी। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेता हूं इंस्ट्रूमेंट एरर का, और आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड जो लिखा है ना, बाय चांस, इसका क्या मतलब है, जरा आपको समझ में आएगा। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेता हूं, और एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जो रेगुलर लाइफ का है, जो आपने भी देखा होगा। हम जाते हैं किसी भी दुकान पे, और हमें खरीदना है 1 किलो शुगर, 1 किलो चीनी हमें खरीदनी है। उस दुकानदार के पास अगर आप नोटिस करेंगे तो आजकल दुकानदार डिजिटल वेइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? डिजिटल वेइंग मशीन का इस्तेमाल करने पे उस डिजिटल वेइंग मशीन के ऊपर एक इस तरह का बाउल रखा होता है। यू मस्ट हैव सीन दिस बाउल। इस बाउल में आप सामान भरते हैं और आप मेजर करते हैं। इस बाउल का वजन अगर 100 ग्राम का भी होगा, और आपने 1 किलो शुगर उसको बोली है देने के लिए, तो इस बाउल का वजन अगर 100 ग्राम है और आपने 1 किलो शुगर मांगी है, तो आपको एक्चुअली सिर्फ 900 ग्राम शुगर मिल रही है, क्योंकि इसमें जब शुगर वो डालेगा, और ये बंदा 1000 ग्राम दिखा रहा है, यानी कि 1 किलो दिखा रहा है, तो उस 1 किलो में से 100 ग्राम तो इसका ही है, बचा कुचा 900 ग्राम आपके शुगर का है। इसका मतलब जब आप घर पे गए 1 किलो चीनी लेके, तो एक्चुअली आपकी चीनी में 100 ग्राम का एरर था। अब ये गलती किसकी? ये गलती इंस्ट्रूमेंट की। एक्चुअली गलती दुकानदार की है, पर इंस्ट्रूमेंट तो कोई जीता जागता चीज नहीं है ना। दुकानदार को यह पता होना चाहिए था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं, इस इंस्ट्रूमेंट में मेरे को पहले से ही -100 ग्राम सेट करना है। देर एक बटन होता है, वहां पे एक बटन होता है, वो बटन को आपने प्रेस करना है, और इस इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही -100 ग्राम आपने सेट करना है। जब आप ये पतीला उसके ऊपर रखेंगे, तो अब ये इंस्ट्रूमेंट आपको 0 की रीडिंग देगा, क्योंकि पतीला कितने का है? पतीला है 100 ग्राम का, और आपने इंस्ट्रूमेंट में सेट किया -100 ग्राम। जैसे आप पतीला रखोगे तो -100 ग्राम का रीडिंग है, 0 आपका रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि +100 ग्राम -100 ग्राम आपका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, रीडिंग 0 आ गई। अब इसमें अगर आपने चीनी भरा, तो अब आपको एग्जैक्टली 1000 ग्राम का चीनी मिलेगा। पर पहले आपको 100 ग्राम चीनी कम मिला, क्योंकि यह गलती हो गई इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या बाय चांस है? क्या ये क्या बाय चांस आ रहा है? क्या इज दिस एरर अ बाय चांस एरर? ऐसे ही आ गया कि इसके पीछे एक सिस्टमैटिक रीजन है। इसके पीछे एक सिस्टमैटिक रीजन है क्लास। अभिषेक रोकड़े, आप कभी किराना माल की दुकान में गए हैं क्या? आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखा है क्या? हैव यू सीन दिस इंस्ट्रूमेंट? हाउ मेनी पीपल हैव सीन दिस इंस्ट्रूमेंट? कितने लोग को पता चल रहा है कि मैं एग्जांपल एकदम रियल लाइफ वाला एग्जांपल बात कर रहा हूं? हाउ मेनी पीपल नो दैट दिस एग्जांपल इज अ रियल लाइफ एग्जांपल? मैंने कहीं उठाया नहीं है कहीं से। अभिषेक रोकड़े, आपको समझ में आ रहा है कि ये आपने देखा है क्या? पहले मुझे वो बताओ।
अरे भाई आप आज भी दुकान में जाके देख सकते हो, आज भी आप दुकान में जाके देख सकते हो। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मैंने क्या बोला, अच्छी तरह से बात को समझना है। ये पतीले का वजन कितने का है? ये पतीले का वजन है 100 ग्राम का। तो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट में कितना सेट करना पड़ेगा? -100 ग्राम सेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर आपने इंस्ट्रूमेंट में बटन की मदद से -100 ग्राम को सेट किया और फिर आपने पतीला रखा, तो आपका रीडिंग -100 ग्राम से चालू होगा। आपका रीडिंग कहां से चालू होगा? -100 ग्राम से चालू होगा। तो जब आपका रीडिंग यहां पे आपका रीडिंग कहां से चालू हो रहा था? 0 ग्राम से चालू हो रहा था। तो पतीला रखा 100 ग्राम, उसके ऊपर जो आपका चीनी बैठा 900 ग्राम, टोटल मिला के कितना हुआ? 1000 ग्राम। अगर आपका रिकॉर्डिंग या अगर आपका मेजरमेंट -100 ग्राम से चालू हो रहा है, तो पतीला रखने के बाद कितना रीडिंग दिखाएगा? 0। मतलब पतीले का रीडिंग माना नहीं जा रहा है, पतीले का रीडिंग काउंट नहीं हो रहा है, इस बाउल का रीडिंग काउंट नहीं हो रहा है। तो अभी जो इसमें शुगर आएगी वो एग्जैक्टली 1000 ग्राम की आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। किस तरह का एरर हुआ? किस तरह का एरर हुआ? ये हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलो, हो सकता है कि आधे लोग ऐसे कि सर मैं कभी जिंदगी में किराना माल की दुकान पे नहीं गया, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को आज तक नहीं बोला कि 1 किलो चीनी लेके आओ या कुछ लेके आओ। ठीक है, पेट्रोल भराने तो गए होंगे, कभी तो जिंदगी में पेट्रोल भराने गए होंगे कि पेट्रोल भराने भी नहीं गए? चलो कोरोना के पहले, चलो अभी 6 महीने तुम लोग घर से बाहर नहीं निकले, उसके पहले कभी तो जिंदगी में पेट्रोल भराने गए होंगे यार। कम ऑन यार, पापा के पीछे बैठ के तो पेट्रोल भराने गए होंगे। क्या होता है जब तुम सामने वाले को बोलते हो 200 का पेट्रोल डाल, जब तुम सामने वाले को बोलते हो 200 का पेट्रोल डाल, वो तुम्हें क्या रिप्लाई करता है? सबसे पहले तुम्हें क्या बोलता है? वो क्या चेक करो बोलता है? क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? पेट्रोल भरते समय क्या चेक करना है अपने को? रीडिंग चेक करने के लिए बोलता है। वहां पे पेट्रोल की मशीन में रीडिंग होती है, वो चेक करने के लिए बोलता है कि नहीं बोलता है? पहले मुझे ये बताओ, सब लोग को समझ में आ रहा है वो क्या चेक करने के लिए बोलता है तुमको? पेट्रोल में क्या रीडिंग है वो चेक करने के लिए बोलता है तुम्हें, और वो बोलता है 0 रीडिंग चेक करो। बोलता है कि नहीं बोलता? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है तुम लोग को? अगर समझो, अगर समझो कि तुम लोगों ने उसको बोला कि 200 का पेट्रोल भराओ, तुम्हारे पहले किसी बंदे ने 100 का पेट्रोल डाला था, तुम्हारे पहले किसी के बंदे ने 100 का पेट्रोल डाला था, तो उस बॉक्स में 100 दिखाई दे रहा है या फिर लीटर दिखाई दे रहा है। यहां पे वो ऊपर और एक बॉक्स होता है, उसमें उसने 1 लीटर का पेट्रोल डाला, 1 लीटर 100 रुपए ऐसा मान लो। ठीक है, अगर तुमने 0 रीडिंग चेक नहीं की और तुमने उसको बोला कि मेरे को 200 का पेट्रोल डालो, 200 रुपए का पेट्रोल डालो, तो अब ये मीटर 100 के आगे चालू होगा। अब ये मीटर 100 के आगे चालू होगा। तो तुम्हारे पैसे जब 200 दिखाई देंगे और यहां पे 2 लीटर भरेगा, तो क्या तुमको 2 लीटर मिला कि तुमको 1 लीटर मिला? बोलो, तुमको 1 लीटर मिला कि 2 लीटर मिला? तुम लोग को 1 ही लीटर मिला, तुम लोगों को 1 ही लीटर मिला। पर तुमने सामने वाले को तो 200 रुपए दिए, तुमको तो यहां पे 200 रुपए दिखा रहा है, पर तुम्हें थोड़ी ये पता था कि मीटर 0 से चालू ही नहीं हुआ। किसकी गलती है? इसको बोला जाता है कौन सा एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इसको बोला जाता है जीरोइंग। जीरोइंग। जीरोइंग का मतलब क्या है? आपने ये हरदम देखना है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका 0 पे होना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग 0 से नहीं है तो आपकी वैल्यू गलत आएगी। बोलो, बोलो, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको समझ में आया किस तरह से इंस्ट्रूमेंट की गलतियां हो सकती है? क्या ये, नहीं नहीं विराट, ये पर्सनल एरर नहीं है। दिस इज नॉट अ पर्सनल एरर, दिस इज नॉट अ पर्सनल एरर, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट एरर। पर्सन की गलती नहीं है, पर्सन की आप इमोशनल नहीं होना है, हमको इमोशनल नहीं होना है। हमें ये बात समझनी है, हमें ये बात समझनी है। आप सोच रहे हो दुकानदार ने नहीं किया ना? अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, समझो, तो आप 0 करोगे कि नहीं करोगे? पहले मुझे ये बताओ। समझो आपने आपने समझो ऐसा हुआ, समझो ऐसा हुआ
कि पेट्रोल वाले बंदे ने बटन दबाया, पेट्रोल वाले बंदे ने बटन दबाया पर फिर भी जीरो नहीं हुआ, पेट्रोल वाले बंदे ने बटन दबाया फिर भी जीरो नहीं हुआ। तो अब किसकी गलती है? पेट्रोल वाले बंदे की गलती है कि इंस्ट्रूमेंट की गलती है? इंस्ट्रूमेंट की गलती है। ये पूरी की पूरी गलती इंस्ट्रूमेंट की है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सेट ऑन जीरो, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सेट ऑन जीरो and you are performing the experiment, that means it is an instrumental error. Clear? 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 डन है। आगे बढ़ू। इंस्ट्रूमेंटल एरर सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। चलो अगला, अगला दिस विल बी माय पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को लेकर। क्या एग्जांपल देना चाहूंगा मैं? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। और मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा इसमें, एक ही एग्जांपल दूंगा मैं आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के बारे में, और आपको एग्जांपल अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से आपको एग्जांपल देखना है, ठीक है? इस तरह का एक आपके पास बीकर है, बीकर। केमिस्ट्री लैब में आपने इस तरह के बीकर्स देखे होंगे। इस बीकर में पानी भरा हुआ है, इस तरह से पूरे बीकर में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। आपके टीचर ने आपको बोला कि इस बीकर में पानी की हाइट क्या है, वो मेजर करो। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है? इस बीकर में पानी की हाइट क्या है वो मेजर करना है। मैं लिख के देता हूं, वी हैव टू मेजर हाइट ऑफ वाटर इन द बीकर। कमाल है। आपने बोला सर ठीक है भाई, इजी है, सिंपल है सर, पर तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं? पता है कुछ बच्चे लोग को इस बीकर पे लगी हुई रीडिंग शायद साफ साफ नहीं दिखाई देती। बीकर पे रीडिंग होती है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं? इस बीकर को उठाते हैं। समझो ये बीकर है, समझो दिस इज अ बीकर, है ना? बच्चे लोग ना वो बीकर को ऐसा उठाते हैं और ऐसा टेढ़ा करके देखते हैं, ऐसा टेढ़ा करके देखते हैं, क्योंकि उनको रीडिंग दिखाई नहीं देती ना। तो ऐसा हाथ में लेंगे, ऐसा ऐसा हाथ में पकड़ेंगे, ऐसा करके देखेंगे, ऐसा। हाँ, फिर नापेंगे, हाँ 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 हाँ, ये हाइट मिल गई, ये हाइट मिल गई। आपको पता है क्या? आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक गलत है। अगर आपने बीकर को हाथ में उठाया तो बीकर एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाएगा आपके हाथ में उठाने के बाद। इमेजिन करो, आप बीकर को ऐसे पकड़ रहे हो, थोड़ा टिल्ट करके पकड़ रहे हो, क्योंकि आप देखना चाहते हो ना, आप देखना चाहते हो कैसा है। तो आपको अगर समझेगा तो आपके बीकर के अंदर का पानी ऐसे हो जाएगा। दिख रहा है? और अगर आपने अब हाइट नापी, अगर आपने ये वाली हाइट नापी तो भी गलत है, और अगर आपने ये वाली हाइट नापी तो भी गलत है। तो कभी भी अगर आप नोटिस करेंगे, एनीबडी इन द केमिस्ट्री लैब और इन बायोलॉजी लैब, अगर वो बीकर उठाते हैं तो वो ऐसा उठाते हैं, और देखते भी है तो ऐसा सीधा देखते हैं, उसको ऐसा टिल्ट करके नहीं देखते। अगर उनको ये नापना है कि बीकर में कितना केमिकल है तो दे होल्ड इट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइक दिस, दे डोंट टिल्ट इट। अगर आपने टिल्ट किया तो आपका अंदर का केमिकल या पानी इस तरह से हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी गलती है? सामने वाले इंसान को क्या नहीं पता था? सामने वाले को इंसान को यह नहीं पता था, कीप द बीकर ऑन अ फ्लैट सरफेस, ऑन अ क्या? फ्लैट सरफेस, और होल्ड द बीकर वर्टिकली। सामने वाले को क्या नहीं पता? सामने वाले को टेक्निक नहीं पता। अगर सामने वाले को टेक्निक नहीं पता तो सामने वाले से गलती हो रही है, सामने वाले के मेजरमेंट में गलती हो रही है। इसलिए मैंने बोला एक ही एग्जांपल दूंगा पर तुम्हें समझ में आएगा। बोलो, समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं आया कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या है? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी, ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर है। ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर है कि सामने वाले बंदे को हो सकता है कि मेजरमेंट करने की टेक्निक में ही प्रॉब्लम है उसकी। अगर मेजरमेंट करने की टेक्निक में ही प्रॉब्लम है तो भाई खत्म हो गई कहानी। बराबर है। लास्ट वाला बंदा क्या था? व्हाट वाज द लास्ट एरर जो हमको समझना था? पर्सनल एरर। और ये एरर मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही जानते हो पर्सनल एरर का मतलब क्या है। पर्सनल एरर का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है, कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो बंदा रीडिंग ले रहा है। जो बंदा ऑब्जर्वर कर रहा है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है या रीडिंग ले रहा है, उसकी खुद की गलती। हो सकता है कि आपका ऑब्जर्वर केयरलेस है। केयरलेस मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है एक्सपेरिमेंट करने में, तो उसका ध्यान नहीं है, आपके ऑब्जर्वर का ध्यान नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि ऑब्जर्वर की आईसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब रीडिंग लेते वक्त हो सकता है कि ऑब्जर्वर को दिखता नहीं, ठीक से उसको छोटा छोटा रीडिंग नहीं दिखता है। हो सकता है कि रीडिंग था 5.8233, पर आपके ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है 5.8, बस उसको आगे का 233 दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि आप एक स्केल से मेजर कर रहे हो, यहां पे 5 है, यहां पे 6 है, यहां पे 7 है, तो एक्चुअली यहां पे एरो मार्क है, पर आपके ऑब्जर्वर को समझा नहीं, आपके ऑब्जर्वर ने बोला नहीं 5.1 है, पर एक्चुअल में वो 5.2 था। तो जब ऑब्जर्वर के खुद के देखने में गलती होती है, जब ऑब्जर्वर के खुद के मेजरमेंट में गलती होती है, भले वो लापरवाही से हो या किसी भी रीजन से हो, आप उसको पर्सनल एरर बोलो। इंस्ट्रूमेंट ठीक ठाक है, याद रखिए इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती नहीं है का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती नहीं है का मतलब यह कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट को 0 पे सेट किया, सब कुछ सेट किया, बहुत ही बढ़िया। आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में भी कोई गलती नहीं है। एक्सपेरिमेंट टेक्निक मतलब आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, पर अगर आपके देखने में गलती हो जाएगी तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और पर्सनल एरर सब लोग के दिमाग में क्लियर है? हाँ या ना? कम ऑन एवरीबॉडी, आर दीज थ्री थिंग्स क्लियर इन योर ब्रेन? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दैट मीन्स सब लोगों को यह समझ में आ रहा है व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर एंड व्हाट इज पर्सनल एरर। अब लास्ट एक एरर बचता है और वो एरर है रैंडम एरर। कौन सा एरर है वो? लास्ट एग्जांपल हम किस चीज का लेंगे? रैंडम एरर। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, सपोज करो कि आपके इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है, 0 पे है, सही रीडिंग दिखाता है, इंस्ट्रूमेंट का स्क्रीन मस्त है, सब कुछ सही है। आपके टीम में जितने लोग हैं सब लोगों को एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बहुत अच्छी तरह से पता है, सब लोग को पता है कैसे परफॉर्म करना है, कैसे करना है, सब लोग एकदम मस्त वाले कि हो ही नहीं सकती किसी से गलती हो जाए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में, हो ही नहीं सकता। सोचो कि आपके ग्रुप में सब लोग केयरलेस नहीं है, सब लोग केयरलेस नहीं है, मतलब सब लोगों की आंखें भी अच्छी है, सब लोगों को दिखता भी सही है, सब लोगों का मेजरमेंट सही है, सब लोग एकदम डिसिप्लिन तरह के कैंडिडेट है। पर अगर फिर भी आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में एरर आ गया तो किसकी गलती है? अब आपका इंस्ट्रूमेंट की गलती तो नहीं है, आप लोगों के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में गलती नहीं है, आप लोगों के पर्सनल एरर में गलती नहीं है। तो अब जो ये जो एरर आएगा उसको आप बोलोगे रैंडम एरर। रैंडम का मतलब होता है कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। रैंडम इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग। रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी एरर आ सकता है। अब मैं जरा आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। रैंडम एरर कौन सा एरर होगा?
जो इन सब में नहीं आता, उसके अलावा अगर कोई एरर होगा तो उसको रैंडम एरर बोलेंगे। और रैंडम एरर स्पेशली इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं होती, हमारी एक्सपेरिमेंट टेक्निक की गलती नहीं होती, और हमारा पर्सनल एरर नहीं होता। इन तीनों को छोड़ के अगर किसी और चीजों की वजह से एरर आया तो उसको रैंडम एरर बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आई मैंने क्या बोला? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड रैंडम एरर कब आएगा? क्लियर है? Everybody has understood. Old technique is also an error. Yes, that is an experimental technique error. हाँ वरदान, इसके ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो आप उसको पर्सनल बोल सकते हो। केयरलेसनेस, बिल्कुल सही है वरदान। यस, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। सपोज कीजिए कि आपने इस स्विच बोर्ड के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपने मेजर करना। इमेजिन कीजिए, इस स्विच बोर्ड के अंदर आपने कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करना। तो करंट फ्लो मेजर करने के लिए हम जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उस यंत्र का नाम होता है एमीटर। सुना होगा आपने कभी। एमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे आप करंट का वैल्यू मेजर कर सकते हो। तो आपने क्या किया, एमीटर की एक वायर यहां लगाई, एमीटर की एक वायर यहां लगाई, ये आपका एमीटर का स्क्रीन है, और आप तैयार हैं करंट की वैल्यू नापने के लिए। ठीक है, आपने नापा करंट की वैल्यू 3.2 एम्पियर। वेरी गुड। ठीक है, अब आपका दूसरा दोस्त आता है और आपके दूसरे दोस्त ने जब एमीटर की वैल्यू नापने के लिए वापस एमीटर वहां पे लगाया तो उसको करंट की वैल्यू मिली 3.8 एम्पियर। अब पहली बात, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कोई गलती नहीं है। आपको पता है एमीटर में दो वायर होती है, उन दोनों वायर को प्लग में लगाने का, प्लग ऑन करने का, रीडिंग ध्यान से देखने का। आपके दोनों बंदे कॉन्फिडेंट है कि हम लोगों ने कोई भी पर्सनल एरर नहीं किया। आपके दोनों बंदे कॉन्फिडेंट है कि इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग नहीं दिखाएगा, सब कुछ बिल्कुल सही है। पर पहले वाला बंदा बोलता है कि नहीं मैंने देखा था बिल्कुल सही है, 3.2 ही है। दूसरे वाला बंदा बोलता है नहीं मैंने देखा था वो भी सही है, 3.8 ही है। ना इंस्ट्रूमेंट की गलती है, ना एक्सपेरिमेंटल टेक्निक गलत है, ना ही देखने में गलती हुई है, बंदे केयरलेस भी नहीं है। तो दोनों की वैल्यू में एरर क्यों आया? दोनों की वैल्यू में एरर इसलिए आया क्योंकि हो सकता है कि जिस स्विच बोर्ड का आप करंट नाप रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अचानक वोल्टेज ज्यादा आ गया। जब आपके दूसरे बंदे ने वोल्ट नापा, आपके घर पे आपको पता है 240 वोल्ट आता है। हो सकता है कभी कभी घर पे लाइट डिम हो जाती है, नहीं तो कभी कभी घर पे ज्यादा करंट, ज्यादा वोल्टेज आ जाता है। तो सपोज करो गलती से आपके घर पे 300 वोल्ट आ गया था उस वक्त जब दूसरा बंदा नापने के लिए आया। तो अगर आपके घर पे वोल्टेज ज्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके घर का करंट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओम्स लॉ कभी बचपन में पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो पहले अगर आपके घर पे 240 आ रहा था तो उस बंदे ने नापा तो 3.2 एम्पियर आ रहा था। पर सडनली अगर आपके घर का वोल्टेज बढ़ गया तो आपके घर का वोल्टेज बढ़ गया तो 3.8 एम्पियर करंट नाप रहा है। इससे आपको क्या समझ में आया? क्या गलती हमारे किसी बंदे की थी? यह गलती बाहर से हुई, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। यह गलती इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वजह से, पता नहीं गलती से कुछ हो गया और वो चीज की वजह से सडनली वोल्टेज बढ़ गया, इसलिए बंदे को करंट की वैल्यू ज्यादा आई। ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट। पर यार इसमें आपका कुछ प्रॉब्लम था क्या? क्या आपके इंस्ट्रूमेंट की गलती है? नहीं। क्या आपके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की गलती है? नहीं। क्या आपने गलत मेजर किया? नहीं। तो अब ये एरर को कौन से एरर में देखोगे आप इस एरर को बोलोगे रैंडम एरर। आया दिमाग में बैठा? दिमाग में बैठा? बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है मैंने बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि गलती आपकी नहीं है, ना मेजरमेंट की, ना इंस्ट्रूमेंट की, ना देखने में गलती हुई है। फिर भी अगर एरर आ रहा है तो वो एरर माना जाएगा रैंडम एरर के अंदर। गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू।